प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे के अंतर्गत प्रमुख रूप से हमने अध्ययन किया कि संविधान है वो एक देश के लिए होना कितना आवश्यक है, और संविधान है वो सरकार को शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे क्या है कि सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन नियमों और पालनों का समाज में पूर्ण रूपसे पालन किया जाए और जनता उन नियमों के अंतर्गत रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे और अपने कार्यों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करे। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अब हम बात करेंगे आज कि व्यक्ति को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ देखते हैं कि संविधान में जो विभिन्न प्रकार के जो हमारी व्यवस्था है, नियम है, सिद्धांत है, वो हमारे देश की कुछ व्यवस्था तो हमारे देश से ही अपनाई गई है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जो अन्य देशों से ग्रहण की गई है। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो हमने दूसरे देशों की जो विशेषताएं थी, जो अच्छाइयाँ थी संविधान के नियमों की, उनको उन देशों से ग्रहण किया है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति के जो कुछ अधिकार है वो उसको कौन कौन से मिले हैं, उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। बात आती है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देश में रहने वाले को व्यक्ति को प्रतिष्ठा यानी सम्मान से गरिमापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, और इसके साथ साथ क्या है कि अवसर की समानता यानी प्रत्येक व्यक्ति को वो जो कार्य करना चाहता है उस कार्य के लिए उसको समान अवसर दिए जाएंगे, समान कार्य उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि वो अपनी आवश्यकता के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे वो कार्य कर सके। तो सरकार का प्रमुख दायित्व ये होता है कि व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसको कार्य उपलब्ध करवाना, जो उसमें विशेष योग्यता है, और उसके आधार पर उसको जिस स्थान पे वो काम करना चाहता है उस स्थान पे उसको काम उपलब्ध हो जाए। बात आती है विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। व्यक्ति को क्या है कि विचार अभिव्यक्ति यानी जो उसके विचार हैं, जो मन की भावनाएं हैं, उसको प्रकट करने की स्वतंत्रता है। वो अपने विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरे लोगों के सामने प्रकट कर सकता है। बात आती है भाषण की स्वतंत्रता। व्यक्ति को किसी भी विषय पर वो जो बोलना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, उस पर उसको स्पीच देने की, उसको भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो संविधान नागरिकों को व्यक्ति के मन में जो भावनाएं हैं, जो विचार है, जो संवेदनाएं हैं, उनको पूर्णतः वो विकसित कर सकता है, उनको पूर्णतः प्रस्तुत कर सकता है विचारों के माध्यम से और भाषण की स्वतंत्रता के माध्यम से। बात आती है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति जो देश में रहता है वो किसी भी धर्म का हो सकता है, और किसी भी धर्म का होने के साथ साथ अगर वो चाहता है तो अपने धर्म को परिवर्तित भी कर सकता है, धर्म को बदल भी सकता है, और अपने धर्म के आधार पे वो अपने ईश्वर की, अपने आराध्य की पूजा प्रार्थना कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उससे संबंधित अन्य जो संस्थाएं हैं उससे संबंधित कार्य कर सकता है। तो संविधान हमें धर्म और धर्म के आधार पे जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं उसका सम्मान भी करता है, और उसको करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमें संविधान है वो बाध्य नहीं करता। बात आती है व्यवसाय, संगठन व कार्य की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत देश के अंतर्गत रहता है इस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा के आधार पे व्यवसाय यानी व्यक्ति अपनी इच्छा के आधार पे कोई भी कार्य कर सकता है। मजदूरी का कार्य कर सकता है, अध्यापन का कार्य कर सकता है, वकालत का कार्य कर सकता है, इंजीनियरिंग का कार्य कर सकता है, सिलाई का कार्य कर सकता है, बुनाई का कार्य कर सकता है, यानी जो वो काम करना चाहे वो काम कर सकता है। बाकायदा उसमें क्या होनी चाहिए, उस कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता के आधार पर व्यक्ति अपने काम करता है। बात आती है संगठन व कार्य की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने इच्छा के आधार पे, अपनी योग्यता के आधार पे संगठन बनाने का अधिकार है। वो विभिन्न संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, विभिन्न समूह की स्थापना कर सकता है, और उसके साथ साथ कार्य की स्वतंत्रता यानी ये निश्चित नहीं है, ये निर्धारित नहीं है
संविधान में राजनीति है इस व्यक्ति को ये कार्य करना पड़ेगा, इस जाति के लोगों को ये कार्य करना पड़ेगा, तो व्यक्ति स्वतंत्र है कार्य के मामले में। वो जो कार्य करना चाहे, जिस स्थान पे करना चाहे, वहाँ पूर्णतः स्वतंत्र कार्य वो कर सकता है। राज्य किसी भी प्रकार से उसके कार्य में दखल अंदाजी नहीं करेगा। बात आती है अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा। संविधान है वो सबको समानता के साथ विकसित करना चाहता है, सबका विकास चाहता है। इसलिए वो क्या करता है, संविधान के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम बनाए गए हैं कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्ग है, पिछड़े हुए समूह हैं, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम हो, उन लोगों की क्या है कि जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं के कारण वो अपना विकास नहीं कर पाते, जो समाज में ये पिछड़ गए हैं, तो इनके अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और जो दलित वर्ग है उनके लिए सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं, कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ विशेष इनको आरक्षण, विशेष छूट दी जाती है ताकि ये भी सबके साथ है वो अपना विकास कर सके और किसी भी दृष्टि से क्या है कि पिछड़ नहीं सके। बात आती है थल, जल और आकाश में संप्रभु अधिकारों की रक्षा। जो जल है, जो थल है और जो वायु क्षेत्र है यानी आकाश मार्ग है, तीनों क्षेत्रों पे देश में रहने वाले नागरिकों को क्या है, समान रूप से सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी किसी भी क्षेत्र में हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं हैं। हमारे देश में तीनों क्षेत्रों पे हमारे ही देश का अधिकार है, हमारे देश का ही नियंत्रण है। बात आती है विश्व शांति और मानव कल्याण में योगदान। हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो सरकार है, वो विश्व शांति समर्थक रही है। यानी किसी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, युद्ध आदि को हमारा देश कभी बढ़ावा नहीं देता है। वो चाहता है कि जो उसके पड़ोसी देश है उसके साथ उसके संबंध अच्छे बने रहे, मैत्रीपूर्ण उसके संबंध रहे, किसी भी देश के साथ उसकी शत्रुता नहीं हो और सभी क्या है एक भाईचारे के रूप में, एक दूसरे के मित्र के रूप में एक साथ रहे। बात आती है मानव कल्याण में योगदान। व्यक्ति विशेष को महत्व न देते हुए सभी व्यक्तियों के विकास पे, सभी व्यक्तियों के कल्याण पे, सभी व्यक्तियों के हित पे, सभी व्यक्तियों के लाभ पे हमारा संविधान है, हमारी सरकार है, वो प्रमुखतः कार्य करती है। वो सबके विकास को समान महत्व देती है और जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं, विशेष कार्यक्रम, विशेष उनको संरक्षण की व्यवस्था प्रदान करती है। बात आती है विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को लिया गया। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो नियम हैं, जो कानून व्यवस्थाएं हैं, वो कुछ तो अपने देश की ही व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ प्रावधान, कुछ नियम, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है जो हमने दूसरे देशों से ग्रहण की है। हमने दूसरे देशों से उन बातों को ग्रहण किया जो वास्तव में अच्छी है, अच्छे नियम है, अच्छे सिद्धांत है और जिनको अपने देश में लागू करने पे अपना जो देश है और भी अधिक मजबूत और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो कुछ प्रावधान हैं वो अन्य देश से भी हमने ग्रहण किए हैं। बात आती है भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप। अब ये संविधान का जो निर्माण किया गया है, संविधान में जो नियम सिद्धांत अपनाए गए हैं, उन सिद्धांतों और नियमों को पीछे अपनाने का उद्देश्य क्या है कि भारत की जो समस्याएं हैं, जैसे गरीबी से संबंधित हो, चाहे भूखमरी से संबंधित हो, चाहे जाति से संबंधित हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित हो, चाहे कानून से संबंधित हो, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना और दूर करके उनका समाधान निकालना भी प्रमुख रूप से कार्य बनता है। बात आती है आशाओं के अनुरूप। जैसी जनता चाहती है, जैसा जनता संविधान को चाहती है, वैसे ही संविधान का निर्माण है वो प्रमुखतः हमारे देश के संविधान निर्माताओं द्वारा प्रमुखतः किया गया है। हम देखते हैं आगे संपूर्ण विश्व में से सर्वोत्तम नियमों को ग्रहण, यानी भारतीय देश के संविधान में नियमों को जो ग्रहण किया गया है वो प्रमुखतः कहाँ से ग्रहण किया गया है? एक देश से ग्रहण नहीं किया गया है, विभिन्न देशों से विभिन्न जो नियम है, कानून है, सिद्धांत है, उनको ग्रहण किया गया है। उनका विश्लेषण किया गया, उनका निरीक्षण किया गया, उनकी जांच परख की गई और जब उचित लगा तो भारतीय संविधान में उन नियमों को, उन सिद्धांतों को कुछ परिवर्तन के साथ अपने देश में अपना लिया गया। बात आती है विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। अब बात आती है कि कौन कौन से देश से भारतीय देश में प्रमुख रूप से कौन कौन से नियम सिद्धांत लिए गए हैं। तो ध्यान रखना, विभिन्न देशों से भारत ने अपने संविधान को बनाने में, नियमों को बनाने में प्रेरणा ली है। उनसे कुछ जो विचार है, कुछ सिद्धांत है, उनसे ग्रहण किए हैं।
अब हम चर्चा करेंगे कौन से देश से कौन कौन से विषय नियम कानून सिद्धांत है वो भारत ने अपने संविधान में अपनाए हैं। बात आती है ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान। सबसे पहले बात करते हैं हमें कि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें से भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रमुख नियम सिद्धांत अपनाए गए हैं। तो बात आती है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, यानी चुनाव व्यवस्था है उसमें जो निर्णय वो किस आधार पर किया जाएगा, तो जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक मत मिलेंगे, सबसे अधिक वोट मिलेंगे, तो सबसे अधिक जिस व्यक्ति को वोट मिलते हैं वो चुनाव में क्या है विजय माना जाएगा। कहां से लिया गया है, ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। बात आती है सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का जो हमारा संसदीय स्वरूप है जिसमें हम देखते हैं कि कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया है, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, और जो नाम मात्र कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति होता है। और हमारे जो व्यवस्था अपनाई गई है संविधान में वो संसदीय स्वरूप को अपनाया गया, जिसमें राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से समस्त कार्य करता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है जबकि प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। बात आती है कानून के शासन का विचार। कानून है उनको आवश्यकता के आधार पे परिवर्तित किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे कानूनों में परिवर्तन भी किया जाता है। लेकिन कानून जो बनाए जाते हैं वो जनता की आकांक्षाओं, जनता की इच्छाओं और जनता के लाभ को ध्यान में रखते हुए क्या है कि प्रमुखतः कानून बनाए जाते हैं। बात आती है विधायिका में अध्यक्ष पद है और उसकी भूमिका। जो विधायिका है यानी जो संसद है उसमें अध्यक्ष पद की भूमिका क्या रहती है और उसके प्रमुख रूप से कार्य क्या रहते हैं वो भी क्या है ब्रिटिश संविधान से प्रमुखतः अपनाए गए हैं। बात आती है कानून निर्माण की विधि। कानून को है वो प्रमुखतः किस प्रकार निर्णय किया जाए, कानून को किस प्रकार से बनाया जाए, तो संसद का प्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना और कानून को बनाना। अब हम बात करते हैं कि हमने अभी तक तो बात की ब्रिटिश संविधान की, अब हम बात करते हैं कुछ अन्य देश और भी है जहाँ से कुछ व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय संविधान में प्रमुखता ग्रहण की गई है। हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की। अमेरिका के संविधान से भी कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं वो भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। बात आती है मौलिक अधिकारों की सूची। मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से संबंधित होते हैं, व्यक्ति के हित से संबंधित होते हैं, व्यक्ति के प्रगति से संबंधित होते हैं। उन मौलिक अधिकारों को भी क्या है कहाँ से ग्रहण किया गया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। बात आती है न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो भी अमेरिका की से ली गई है। ये क्या होती है प्रमुख रूप से कि प्रारंभ में न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हम क्या है कि वापस से अपील कर सकते हैं। और हो सकता है कई बार हम देखते हैं कि न्यायालय के द्वारा सही गलत का ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया जाता है, लेकिन वो निर्णय वो उचित न होकर अनुचित होता है, तो फिर हम दोबारा उसे न्यायालय में उसके क्या है अपील करते हैं। तो हम देखते हैं कई बार कि न्यायालय के द्वारा जो परिवर्तित निर्णय आता है वो प्रमुख रूप से क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत आता है। यानी न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को बाद में परिवर्तन प्रमुख रूप से हो जाना है और उससे संबंधित उसमें कुछ परिवर्तन स्थिति देखना न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आती है। बात आती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सरकार के जो 3 अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इसमें से न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कि जो भी कानून है, जो भी कानून निर्माण किए गए हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा, अगर वो अवैध है, गैर कानूनी है, तो न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कि उनको अवैध घोषित कर दे या उनको वापस परिवर्तन के लिए कहे, कुछ संशोधन के लिए कहे। तो ये प्रमुख रूप से न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है। और न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है न्याय प्रदान करना सही और गलत का ध्यान में रखते हुए। बात आती है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में प्रमुखतः कौन से हैं वो तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो ध्यान रखना कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति तत्व है वो मौलिक अधिकारों के कुछ समांतर होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों का जो विशेष महत्व है और राज्य के नीति तत्वों का मौलिक अधिकारों की तुलना में कम महत्व देखने को मिलता है। बात आती है फ्रांस के संविधान की। फ्रांस के संविधान से भी कुछ तत्व ग्रहण किए गए हैं, कुछ नियम तत्व ग्रहण किए गए हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता,
समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये तीन जो प्रमुख सिद्धांत है कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी भाईचारे का सिद्धांत, स्वतंत्रता यानी सभी को समानता मिले और किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। ये तीनों विचारधारा कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से प्रमुखता ली गई है। बात आती है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से प्रमुख रूप से तीन है सिद्धांत ग्रहण किए गए हैं। पहला आता है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, यानी भारत की जो व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, जहां शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार में किया गया है। बात आती है सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक सरकार। हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन संघ सरकार और राज्य सरकार में किया गया है, लेकिन जो राज्य सरकार है उसकी तुलना में संघ सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। और एक प्रकार से कहे तो जो केंद्र सरकार है उसके नियंत्रण में देश की सारी शासन व्यवस्था रहती है और उसके अनुसार ही देश की सारी शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। बात आती है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी जो राज्य सूची में, केंद्र सूची में और समवर्ती सूची में होती है, इसके अलावा जो शक्तियां अवशिष्ट बच जाती है, वो सिद्धांत भी कहां से ग्रहण किया गया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पास होती है? केंद्र सरकार को दी गई है। इस प्रकार केंद्र सरकार है वो एक मजबूत सरकार है जिसके तहत देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पे संपूर्ण देश में क्या है, एकीकृत शासन व्यवस्था का प्रयोग प्रमुखतः किया जा सकता है।